नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में इसका अपने पार्ट 4 पढ़ा था, जिसमें अपने गेहूं का पीला रोली रोग कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में अपने गेहूं का अनावृत या छिद्राकंड रोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लक्षण कब दिखाई देते हैं? तो प्रथम लक्षण जब पौधों से बालियां निकलती हैं तब दिखाई देने शुरू होते हैं। यानी इसमें फर्स्ट लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब पौधों पर बालियां बनती हैं। इसके बाद में दूसरा लक्षण है बाली के स्थान पर काले रंग का कोयले का चूर्ण जैसा पदार्थ रेचिस या शूक पर दिखाई देता है। ये इसका सेकंड लक्षण है। यानी बालियां बनेंगी, उसके स्थान पर कैसा काले रंग का कोयले के चूर्ण जैसा पदार्थ रेचिस या शूक पर, जो पतले पतले तंतु होते हैं उन्हें शूक कहा जाता है, बालियों के ऊपर पाए जाते हैं, उन पर दिखाई देता है। फिर इसके बाद थर्ड है प्रारंभ में संपूर्ण बाली एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी रहती है। तो पहले क्या होगा, बाली होगी वह एक चमकीली झिल्ली से ढकी रहेगी और यह झिल्ली के अत्यंत भंगुर होने के कारण फट जाती है तथा सभी बीजाणु हवा द्वारा विसरित कर दिए जाते हैं। यानी जब ये बाहरी झिल्ली फट जाती है तो सभी बीजाणु हवा द्वारा विसरित कर दिए जाते हैं और ये बीजाणु फैलने के कारण इसे अनावर्त कंड रोग कहा जाता है। तो ये इस रोग के प्रमुख लक्षण थे, जिसमें कौन कौन से? प्रथम लक्षण पौधों से बालियां निकलने पर दिखाई देता है। दूसरा, बाली के स्थान पर काले रंग का कोयले के चूर्ण जैसा पदार्थ रेचिस या शूक पर दिखाई देता है। तीसरा है प्रारंभ में संपूर्ण बाली एक पतली चमकीली झिल्ली से ढकी रहती है। फिर यह चमकीली झिल्ली क्या होती है? अत्यंत भंगुर होने के कारण फट जाती है और जब झिल्ली फट जाती है तो क्या होता है, सारे बीजाणु हैं हवा द्वारा विसरित कर दिए जाते हैं, इसलिए इसे अनावर्त कंड रोग कहा जाता है। तो ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद में है रोगजनक। तो इसका रोगजनक कौन सा है? रोगजनक का नाम है अस्टिलेगो सेजेटम प्रजाति ट्रिटिसाई। तो इस रोग के रोगजनक का नाम आप नोट करेंगे, अस्टिलेगो सेजेटम प्रजाति ट्रिटिसाई। इसके बाद में है इस रोग के रोगजनक का जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है वो पढ़ेंगे अपने। कंड रोग के बीजाणु पीले ओलिव भूरे मतलब तैली होते हैं, गोलाकार से अंडाकार आकृति के होते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक बीजाणु 4 कोशिकीय पराग तंतु बनाकर अंकुरित होता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका से एक संक्रमण सूत्र निकलता है। 2 संक्रमण सूत्र मिलकर द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं, जो वृत्तिकाग्र को भेद कर भ्रूण तक पहुंच जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में बनी रहती है। तो इसके जीवन चक्र में क्या होगा, सबसे पहले जो इसका रोग कारक है यह कैसा ओलिव और अंडाकार आकृति का होता है। इनके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो क्या बाद में अंकुरित हो जाती हैं और एक संक्रमण सूत्र निकालती हैं। ये दोनों 2 संक्रमण सूत्र मिलकर क्या द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र का निर्माण करते हैं, जो पौधा है उसके वर्तिकाग्र को भेद कर भ्रूण तक पहुंच जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में बने रहते हैं। तो ये रोगजनक है, उसका जीवन चक्र है, इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस रोग जनक द्वारा रोग चक्र कैसे फैलाया जाता है, यानी रोग चक्र है वो कैसे चलता है, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इसका प्लांट है वो इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद में रोग चक्र। तो रोग चक्र में क्या लिखेंगे? इस रोग का रोगजनक दाने में
सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं। रोग चक्र है वो सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं, इसलिए यह अंतःबीजोड़ रोग है तथा बीजों के अंकुरण होने पर पौधे की वृद्धि के साथ शीर्ष के साथ साथ बढ़ते रहते हैं तथा पौधों में पुष्पन के समय विखंडित होकर क्वक जाल की प्रत्येक कोशिका में फिर कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं एवं बाली में दाने के स्थान पर कंड पुंज प्रकट होता है। प्रत्येक कंड बीजाणु अंकुरित होकर पुनः संक्रमण सूत्र बनाता है जो वर्तिकाग्र को भेदते हुए अंडाशय में पहुंचकर सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। तो ये इसका रोग चक्र है। तो रोग चक्र कैसे कंप्लीट होता है? इसमें सबसे पहले सुषुप्त अवस्था में रोगजनक रहेगा, उसके बाद में अंतःबीजोड़ रोग है क्योंकि अंकुरण होने पर जब पौधे की वृद्धि होती है तो शीर्ष क्षेत्र के साथ साथ पौधे बढ़ते रहते हैं और पुष्पन के समय ये विखंडित होकर कवक जाल की प्रत्येक कोशिका कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है एवं बाली में दाने के स्थान पर कंड पुंज प्रकट होता है और यही अंकुरित होकर संक्रमण सूत्र बनाता है। ये फिर आगे जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र को भेदते हुए अंडाशय में पहुंच जाता है और ये सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। अब इसके बाद में रोग चक्र के बाद इसके बाद में है प्रबंधन। तो प्रबंधन में अपने देखते हैं कितने तरीके होते हैं। शस्य प्रबंधन होता है, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे? शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन में अपने पढ़ेंगे संक्रमित बालियों एवं पौधों को खेत से हटा देना चाहिए तथा ऐसे खेतों के दानों को बीज के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। तो ये शस्य प्रबंधन का उपाय है। इसके बाद में सेकंड है संक्रमित बीजों को 3 से 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबोकर निष्क्रिय किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो प्रबंधन के तरीके में जो रोगग्रस्त हैं उनके बीजों को ही उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, यदि बीजों को अपने बोएंगे तो उसे 3 से 4 घंटे पहले ठंडे पानी में भिगोना चाहिए, उसके बाद में 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबोकर निष्क्रिय करना चाहिए। इसके बाद प्रबंधन का अगला उपाय है पंजाब में लूथरा एवं सत्तार ने बताया कि संक्रमित बीजों को जून माह में 4 घंटे ठंडे पानी में भिगोकर जून के माह में सूर्य की धूप में 4 घंटे तक सुखाकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये शस्य प्रबंधन के प्रमुख उपाय थे, जिसमें क्या अपने संक्रमित बालियां हैं उसके बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि बीजों का उपयोग करते हैं तो 3-4 घंटे भिगोना चाहिए और 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबोकर निष्क्रिय करना चाहिए। इसके बाद में 4 घंटे पानी में भिगोकर मई और जून में इसको 4 घंटे तक फिर सुखाकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने क्या उपाय करेंगे? प्रतिरोधी किस्म जैसे कल्याण सोना, WG 307, C 302, PB 18 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जैविक प्रबंधन के प्रमुख उपाय हैं। इसके बाद है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन का क्या उपाय लिखना है? बीजों को कार्बोक्सिन की 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। तो बीजों को क्या कार्बोक्सिन की 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। ये है इसके प्रमुख प्रबंधन के उपाय, जिसमें क्या आपने पढ़ा? शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। अब इसके बाद में है अगला प्रमुख रोग 5 नंबर है जौ का
आवर्तकंड रोग। तो जौ का आवर्तकंड रोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं। तो जौ का आवर्तकंड रोग एक मुख्य रोग है। इस रोग का प्रकोप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के कुछ भागों में अधिक होता है। इस रोग को कान ही, बंद कंडवा, ढका हुआ कंडवा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग के कारण फसल को औसतन 2.5% तक हानि होती है। तो जौ का आवर्तकंड रोग है, इसके कारण फसल में कितनी 2.5% हानि होती है। अब इस रोग के लक्षण क्या है? जौ के आवर्तकंड रोग के इस रोग का प्रथम लक्षण पौधों में बालियां निकलने पर पता चलता है। जब दानों के स्थान पर क्या बनते हैं? कंडपुंज बनते हैं। पौधों की रोगी बालियां काली व जली सी दिखाई देती हैं। प्रत्येक अंडाशय सघन कंड बीजाणु समूह से भरे रहते हैं। बाली के सभी दाने सोरस या कंड बीजाणु पुंजों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बालियों में क्या, जो जिस पे दाने बनते हैं, जैसे ये बालियां इस तरह से ये दिखाई देती हैं, काली जली हुई, और दानों के स्थान पर इसमें कंड पुंज बन जाते हैं। इसके बाद में आगे, प्रत्येक अंडाशय के साथ सघन कंड बीजाणु समूह से भरे रहते हैं। बाली के सभी दाने सोरस या कंड बीजाणु पुंजों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके बाद में आगे क्या कैरेक्टर है इसका? ये कंडपुंज पतली, मजबूत झिल्ली एवं तुषों के अवशेष से ढके रहते हैं, इसलिए इन्हें आवर्तकंड कहते हैं। तो इस रोग का अन्य नाम क्या है? आवर्तकंड रोग। तो जौ का आवर्तकंड रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक पतली और मजबूत झिल्ली एवं तुषों के अवशेष से ढके रहते हैं, इस कारण इसे आवर्तकंड रोग कहा जाता है। अब इस रोग के और अन्य लक्षण कौन से हैं? पुंज में भरे कंठ बीजाणु एक प्रकार के वसायुक्त पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपस में चिपके रहते हैं। शुकों को छोड़कर पुष्पों के सभी भाग कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं एवं पुंज की झिल्ली। फिर इसके बाद में अगला लक्षण है शुकों को छोड़कर, यानी जो बालियां होती हैं उनके शुक होते हैं, उनको छोड़कर पुष्पों के सभी भाग कंड बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पुष्प के सभी भागों पर ये रोग के बीजाणु हैं वो संक्रमित हो जाते हैं और पुंज की झिल्ली खलियान में गहाई के समय टूट जाती है। यानी जब जौ को अलग किया जाता है तो गहाई के समय इनकी झिल्लियाँ टूट जाती है और जो इस रोग के बीजाणु हैं ये फैलकर स्वस्थ बीजों पर भी चिपक जाते हैं। तो ये जौ के आवर्तकंड के रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अब इसके बाद में है जौ का आवर्तकंड रोग किस रोगजनक के कारण फैलता है? तो इसके रोगजनक का नाम है अस्टिलेगो होर्डाई। अस्टिलेगो होर्डाई रोगजनक है। ये किस प्रकार अपना जीवन चक्र पूरा करता है? रोगजनक के कंड बीजाणु गोलाकार से दीर्घवर्तीय मोटी भित्ति युक्त तथा एक कोशिकीय चिकने होते हैं। ये समूह में गहरे भूरे रंग से काले रंग के व अकेले में हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। नमी की उपस्थिति में अंकुरित होकर 3 पट्टीयुक्त परागकवक तंतु बनते हैं जो 4 कोशिकाओं में विभक्त होकर प्रत्येक खंड पर बीजाणुक बनाते हैं। बीजाणुक गुणन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं तथा संक्रमण को फैलाते हैं। तो ये रोगजनक है। इसका जीवन चक्र इस तरह से कंप्लीट होता है। अब रोगजनक द्वारा जो रोग फैलाया जाता है वो किस प्रकार से सभी पादपों में पहुंचता है तो उसे रोग चक्र कहते हैं। वो रोग चक्र कैसे कंप्लीट होगा इसमें? तो खलियान में जब स्वस्थ बीज के साथ कंडयुक्त बीजों की गहाई की जाती है तो बीजाणु स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं, इसलिए यह बाह्य बेजोड़ रोग है। यानी बाह्य बेजोड़ रोग इसलिए कहा जाता है कि जो रोगग्रस्त बीज होते हैं वे यदि स्वस्थ बीजों पर भी चिपक जाते हैं तो ये रोग उन पर भी फैल जाता है।
जब संदूषित बीजों को बोया जाता है तो कंड बीजाणु अंकुरित होकर 4 कोशिकीय परागकवक तंतु को उत्पन्न करते हैं, जिस पर विपरीत आवेश के बीजाणुक बनते हैं। इन बीजाणुकों के अंकुरण होने से जनन नलिका बनती है तथा विपरीत उद्भव के जनन नलिकाएं आपस में मिलकर द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र को बनाते हैं, जो पौधे के अंकुरित होते बीज के प्रांकुर को संक्रमित करते हैं तथा उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहता है तथा अंडाशय में जाकर शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड एक कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है, जो पुनः स्वस्थ बीजों के साथ गहाई करने पर उन्हें संक्रमित करता है। तो ये रोग चक्र है। इस तरह से पहले रोगग्रस्त बीज होते हैं, जब उन्हें गहाई के समय स्वस्थ बीजों के साथ मिल जाते हैं तो ये रोग के बीजाणु हैं स्वस्थ बीजों को भी संक्रमित करते हैं। फिर आगे ये स्वस्थ बीज भी जब बोए जाते हैं तो ये रोगग्रस्त आगे बीजों का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से इसका रोग चक्र है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस रोग को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, यानी प्रबंधन के उपाय। तो अपने प्रबंधन के उपाय में 3 उपाय करेंगे, जिसमें शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन है। तो सबसे पहले शस्य प्रबंधन क्या है? बीजों का चयन ऐसे खेत की फसल से करना चाहिए जो रोग मुक्त हो। तो उन बीजों का उपयोग करना चाहिए जो क्या रोग मुक्त बीज हों, या फिर उस खेत के बीजों का उपयोग करना चाहिए जहाँ पर यह रोग ना फैला गया हो। इसके बाद में सेकंड उपाय है प्रबंधन का, संक्रमित पौधों की बाली को किसी कागज पर या लिफाफे में ढककर पौधे को उखाड़ देना चाहिए तथा इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो जो संक्रमित पौधे होते हैं उनकी बालियों को लिफाफों से ढककर उखाड़नी चाहिए और मिट्टी में दबा देनी चाहिए या फिर इन्हें जला देना चाहिए। ये शस्य प्रबंधन का उपाय है। इसके बाद में जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन के कौन से उपाय हैं? प्रतिरोधी किस्म C163, BJ13, 14, फिर 24, 26, 28, 29 इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए। BG 309, 144 को उगाया जाना चाहिए। ये कुछ रोग रोधी किस्में हैं जिनका उपयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है। इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या पढ़ते हैं कि कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने इस रोग को रोका जा सकता है। तो इसमें अपने कौन से रोग का रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग रोग कारक को रोकने के लिए कर सकते हैं? बीजों को सर्वांगी कवकनाशी ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन की 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके रोग प्रबंध किया जा सकता है। ये रासायनिक प्रबंधन के प्रमुख उपाय हैं। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे सरसों का सफ़ेद रोली रोग है, इसे पढ़ेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में जितना पढ़ा है इसे नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।